बच्चों गुड इवनिंग। राष्ट्रीय आय का माप पढ़ेंगे आज। थोड़ा लेट हूं आज, आधा घंटा लेट चल रहा हूं, रात को देख लेना। और राष्ट्रीय आय को मापने की जो 3 विधियां हैं, उन 3 विधियों की बात हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली कुल उत्पाद विधि जिसको कहते हैं, या इसको मूल्य वृद्धि विधि या मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है हमारी आय विधि, और तीसरी विधि जो है वो है व्यय विधि। तीनों विधियों को डिटेल से हम देखेंगे इसके अंतर्गत। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में जो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, उनमें उत्पादन होगा तो आय होगी, आय होगी तो व्यय होगा, और व्यय जब इसके पास जाएगा तो ये उत्पादन करेगा, और तो उत्पादन करेंगे तो आय होगी, और ये चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है। इस चक्र का ना तो कोई स्टार्ट है, ना कोई एंड है, ना कोई प्रारंभ है, ना कोई अंत है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चक्रीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये बात दिमाग में रखना। अब सीधा जो है हम चक्रीय प्रवाह के बाद जो है राष्ट्रीय आय के माप की तीनों विधियों का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। पहली विधि का जिक्र करते हैं जिसका नाम है उत्पाद विधि, या मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड इसको कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मेरा पेन थोड़ा सा, एक मिनट, इसे कहाँ रखूं भी? चलो, इसकी परिभाषा की बात करें सबसे पहले कि आपकी उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, या जो है आपकी वैल्यू एडेड मेथड है, वो क्या कहता है कि ये वो विधि है जो एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष एक वित्तीय वर्ष का जिक्र जरूर आएगा। एक लेखा वर्ष में, एक मिनट, इसकी जब परिभाषा की बात करेंगे तो एक लेखा वर्ष में किसी भी देश की घरेलू सीमा में, किसी भी देश की घरेलू सीमा में जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितना भी उत्पादन, उत्पादन का मतलब यहां पे अंतिम वस्तु और सेवाओं का, जितना भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ लेते हैं, उस उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ लेते हैं, और वो बाजार मूल्य क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है ना। और इसके द्वारा जो है हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, वो राष्ट्रीय आय जो है हमारे देश की राष्ट्रीय आय होगी। अब इसके कौन कौन से कदम जो हैं वो होंगे, स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये तो सामान्य परिभाषा आ गई इसकी। देखिए, इसका पहला कदम, चरणवार करेंगे इसको। पहला चरण है उत्पादक उद्योगों की पहचान, पहचान और वर्गीकरण। पहले चरण में उत्पादक उद्योग जो हैं उनकी पहचान करेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं जो उत्पादक हैं, जो उत्पादन में सहायता करते हैं, और फिर करेंगे उनका क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज या प्रोड्यूसिंग
जो भी उद्योग है आपके, तो इनका पहचान तो हमने कर ली कि भाई ये उद्योग जो है वो हमारे उत्पादक उद्योग हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि उनको सबसे पहले बांटेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी उद्योग हमारे आते हैं वो सारे प्रकृति से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? प्रकृति से प्राप्त जितने भी प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके जितने भी हम उद्योग बनाते हैं या उत्पादन करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वाले। जैसे मछली जो है उसको हम घर पे नहीं बना सकते। बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं, यानी मछली बनाना आप उधर मत सोचिएगा। मछली खनिज जो है वो है, उत्खनन का काम जो है वो है। ये इस प्रकार के जो काम हैं, कहने का मतलब भूमि की सहायता से, पानी की सहायता से, खानों की सहायता से इनका उपयोग करके जो किए जाते हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र वाले यानी प्राइमरी सेक्टर वाले हैं। फिर 2 नंबर पे आते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी इसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में सारे के सारे विनिर्माण वाले आते हैं बेटा। क्या आते हैं? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं जिनको। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहते हैं बेटा जी? मैन्युफैक्चरिंग। और निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण का मतलब यह है कि इसमें एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है। निर्माण वो है, एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है। एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए ये एक प्रकार है। मछली तालाब में थी, ये आ गई बाहर, मछली आ गई बाहर। ड्राइंग अच्छी ना? ये मछली बाहर आ गई। अब इस मछली का बना दिया क्या? जो भी बनाना है वो बना दिया, वो बना के बेच दिया। ये बनाया ना, इसको खाने के लिए तैयार किया, फिश करी वगैरह, वो जो है विनिर्माण है। क्योंकि इसमें एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में कन्वर्ट कर दिया। आपके खेत में उत्पादन हुआ सरसों का, आपने जो है उससे तेल निकाल दिया। निकलेगा बेटा तेल, तो परीक्षा दोगा जो तेल कटे वो। और मेरे तो काटे ही लाग रहे होते हैं। देखो, कपास है, कपास खेत में से लिया, उससे बनाया बेटा कपड़ा। ये क्या है? विनिर्माण। तो द्वितीय क्षेत्र जो है उसका भी हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि ये जो है इसके अंतर्गत आपका द्वितीय क्षेत्र में आ गए। क्या क्या चीजें आएंगी द्वितीय क्षेत्र में? उद्योग सारे, निर्माण कार्य सारा, यातायात के साधन सारे। देखिए, परिवहन अलग चीज है, यातायात के साधन अलग चीज है। परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, किसी सामान को लाद के ले जाना, वो सेवाएं हैं। अब जो है इसका टर्सरी सेक्टर की बात करें हम, तृतीय क्षेत्र की बात करें, इसके अंदर इन पहले और दूसरे सेक्टर को छोड़ के जो बाकी सब आ गए वो तृतीय क्षेत्र में। इसके अंदर केवल सेवाओं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है बेटा? सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे कौन कौन सी सेवाएं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? संचार माध्यम मान लीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन, ये टेलीफोन वाला, मोबाइल वाला, सारी सेवाएं जो है। व्यापार जितने भी प्रकार का है, परिवहन जितने भी प्रकार का है, वो सारा का सारा क्या है? सेवाओं के अंतर्गत आता है।
तो ये हमने सेवाओं की बात कर ली। कहने का मतलब पहले चरण में हमने आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की बात की। आइडेंटिफिकेशन किया, पहचान की, और उनको बाद में क्लासिफिकेशन कर लिया। ये पहले चरण की बात होगी, पहला चरण कंप्लीट। वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हैं हम। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा कदम जो है हमारा, सेकंड स्टेप है स्टेप टू। स्टेप टू में ये पहचान करने के बाद मूल्य वृद्धि की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे बेटा? मूल्य वृद्धि की गणना करेंगे। मूल्य वृद्धि की गणना का मतलब यह है कि आपका जो कुल उत्पाद लास्ट में तैयार हुआ है, कुल उत्पाद का जो मूल्य है वो आपके जो मध्यवर्ती वस्तुएं जो है ना, उनके मूल्य से कितना ज्यादा है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य से कितना ज्यादा है। मध्यवर्ती वस्तुओं में कच्चा माल वगैरह आता है। मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या आता है बेटा? कच्चा माल। कहने का मतलब एक वस्तु जो है, मान लीजिए वो जब तैयार हुई तो 500 रुपए की तैयार हुई और उसमें कच्चा माल लग गया था 200 रुपए का। तो यहां पे जो आपकी वैल्यू एडेड हुई, मूल्य वृद्धि हुई, वो 300 रुपए की हुई। तो मूल्य वर्धित क्या है कि कुल उत्पाद का मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य से जितना ज्यादा है, मध्यवर्ती वस्तुओं को गैर कारक लागत भी कहते हैं। क्या बोल गया मैं? गैर कारक लागत नहीं, सॉरी, गैर कारक आगत मान लीजिएगा। यानी ये जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं जो है ना, वो गैर कारक हैं। कारक कारक वाली तो वो हो गई कि आपने लेबर को भुगतान किया है, आपने ब्याज दिया है, लाभ दिया है, या जो भी उत्पादन के साधनों को आपने भुगतान किया है। लेकिन ये मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं वो कारक से अलग हैं, उत्पादन के साधनों से अलग हैं। तो ये आपके इस प्रकार से हम जो है इसके मूल्य वृद्धि की गणना कर लेंगे। मध्यवर्ती उपभोग क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब कच्चा माल वगैरह जो है वो सारा का सारा आपके इसके अंतर्गत आता है। बिजली मध्यवर्ती वस्तुओं में आता है। डीजल का उपभोग आपने किया, मान लीजिए उसमें आपने पेट्रोल का उपभोग भी किया, तो ये सारी चीजें क्या हैं? मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। और इसके अंतर्गत अगर जो है, एक चीज और बताऊं, नई चीज है इसमें, उत्पाद का मूल्य जो है वो इसी का भाग है वैसे तो। ये उत्पाद का मूल्य क्या है? उत्पाद का मूल्य जितना भी उत्पादन हुआ है उसको उसके रेट से, बाजार मूल्य से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? मार्केट प्राइस से गुणा कर दो। जितना भी उत्पादन हुआ तो वो आपका बाजार मूल्य है। और ये जो है वो बिक्री मूल्य के बराबर होता है कब? ये जो है वो बिक्री मूल्य के बराबर होता है कब? जब जितना भी उत्पादन हमने किया वो सारा का सारा बिक गया। अगर सारा बिक गया तो बिक्री मूल्य कितना है? जितना का उत्पाद का मूल्य। लेकिन कई बार जो है वो सारा का सारा माल नहीं बिकता है, तो वो स्टॉक में रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा? स्टॉक में रह जाता है। तो वो जो है आपका स्टॉक में चेंज कहलाएगा। तब उत्पाद का मूल्य क्या होगा? उत्पाद का मूल्य होगा तब बिक्री मूल्य और प्लस जो स्टॉक में परिवर्तन हुआ है उसका मूल्य। स्टॉक में परिवर्तन जो हुआ है उसका मूल्य। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब वो सामान जो बिकने से रह गया, किसी भी कारण से बिना बिका हुआ रह गया। तो ये जो है आपका, अब ये स्टॉक में परिवर्तन क्या है? स्टॉक में परिवर्तन का मतलब अंतिम स्टॉक और माइनस प्रारंभिक स्टॉक। लास्ट में कितना स्टॉक है और इनिशियल स्टॉक कितना था वो घटा देंगे हम। अब ये जो स्टेप टू कर लिया हमने, इस स्टेप टू के बाद अगर आपको इसको लिखें कि आप स्टॉक स्टेप थ्री के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी स्टेप टू में भी इसको जो है वो आप कर सकते हैं कि अब जो है स्टेप थ्री में कर लेंगे आप, या टू का हिस्सा ही बना लीजिएगा भले, राष्ट्रीय आय की
गणना, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना में हम क्या करेंगे कि आपका जितना भी मूल्य वर्धित हुआ है उन सबको जोड़ लेंगे, उन सबको बेटा क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। और जो मूल्य वर्धित हुआ है उसका जोड़ हमारे देश की मार्केट प्राइस पर जीडीपी के बराबर होता है। जो आपने मूल्य वर्धित लिया था ना, क्योंकि वो बाजार कीमतों पर लिया था, तो उसका जो जोड़ है वो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, या इसको ये कहते हैं बाजार कीमत पर सकल वैल्यू एडेड, ये बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हमने मूल्य वर्धित ज्ञात कर लिया, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वर्धित ज्ञात कर लिया, और सकल मूल्य वर्धित जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है मार्केट प्राइस पर। अब इस मार्केट प्राइस पर आपका जो है उसकी सहायता से, इसको आगे और सॉल्व करें, पेज फट गया रे। अब इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे आपका बाजार कीमत पर, जस्ट मिनट, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर लेंगे। इसकी सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर लेंगे इसकी सहायता से, या निवल मूल्य वृद्धित ज्ञात कर लेंगे, एनवीए कह सकते हैं आप चाहें तो इसको। बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धित या निवल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर लेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से हमने क्या किया बेटा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इसमें से क्या घटा दिया, वो स्थायी पूंजी उपभोग जो है वो घटा दिया। तो ये आ गया हमारे पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस। और उसके बाद इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे क्या, एनएनपी। क्या ज्ञात कर लेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका डोमेस्टिक था और ये आपका नेशनल था। ये चीजें हालांकि मैं पहले क्लियर करवा चुका हूं। तो अब इसमें जो है ना आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो है, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे, एनएफआई, और आपका ये प्राप्त हो जाएगा। और इसकी सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, कारक लागत पर या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, मैं यहां पे लिख दूं, इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और यही क्या है, राष्ट्रीय आय है। यही क्या है, राष्ट्रीय आय है। इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, साधन लागत और मार्केट प्राइस में क्या लागत हो, क्या फर्क होगा, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का जो फर्क होता है उसकी सहायता से हम ज्ञात कर देंगे। अब जो है ये तो हुई हमारे तीनों विधि, और इसमें कुछ और चीज समझाएंगे हम। क्या समझाएंगे, मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना। एक उदाहरण के जरिए जो है मूल्य वृद्धि का अनुमान लगा लेंगे कि जैसे अगर आपको उदाहरण कोई देना है, तो जैसे मान लीजिए किसान है, उसके उत्पाद का कुल मूल्य जो है, मान लीजिए उसने गेहूं बोया, उसके उत्पाद का मूल्य जो है वो कितना है, 600 रुपए है। और उसने जो अपने खेत में बीज वगैरह सिंचाई वगैरह का जो साधन लगाया वगैरह जो भी है, उसका मूल्य वृद्धि जो है, मध्यवर्ती मान लीजिए, सॉरी, मध्यवर्ती वस्तुएं जो है वो खर्चा है वो कितना हुआ, मध्यवर्ती वस्तुओं का खर्चा जो है वो मान लीजिए 200 रुपए हुआ। कितना हुआ, 200। तो इसमें मूल्य वृद्धि कितनी हुई, मूल्य वृद्धि, ये तो है आपका मध्यवर्ती वस्तुएं, और ये क्या है, मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि कितने की हुई, 600 उत्पाद का मूल्य, और 600 में से 200 तो उसको लग गए ना, ये हो गया आपका 400। इसने जो किसान ने जो है वो अपनी गेहूं बेच दी किसको, आटा मिल वाले को। किसको बेच दी बेटा, आटा मिल वाले ने। और आटा मिल वाले को जो उसको मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य था, यानी वो तो आटा गेहूं खरीद रहा है ना, कितने में खरीदेगा, 600 में ही तो खरीदेगा, कि इसका मूल्य 600 है, इसका मतलब वो इसको 600 में बेच रहा है। और यहां पे वो आटा तैयार करके बेच रहा है कितने में, 800 रुपए उसके आटे का मूल्य है। तो इसका मूल्य वृद्धि कितना हुआ, 200 रुपए। अब ये आटा मिल वाला जो है बेकर को, बेकरी वाले को जो
ब्रेड वगैरह बनाएगा, उसको बेचेगा। बेकर खरीद रहा है इससे आटा, कितने में खरीदेगा वो? इसका मूल्य है ना 800, और वो इसको बेकर जो है वो अपनी ब्रेड बना के कितने में बेचेगा? मान लीजिए 800 से ज्यादा उसने 1000 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेची? 1000। इसका मूल्य वृद्धि कितना हुआ? 200। और बेकर के बाद में वो ब्रेड कहां पे आती है? दुकानदार के पास आती है, शॉपकीपर के पास आती है। शॉपकीपर जो है वो ब्रेड कितने में खरीद रहा है? 1000 रुपए में खरीद रहा है ना, और वो बेच रहा है कितने में? मान लीजिए 1200 रुपए में वो बेच रहा है। कितने का मूल्य वृद्धित हुआ? 200 रुपए का मूल्य वृद्धित हुआ। ठीक है बेटा। एक बार इसको यहां कर देता हूं। ये हुआ। अब जो है इनका जोड़ करें, तो मान लीजिए कुल उत्पाद का मूल्य तो कितना हो गया? इसको जोड़ा हमने 1200, 2200, 3000 और 3600 हो गया। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? 600, 800, 1600, 2600 हो गया। कुल उत्पाद का मूल्य तो 3600 हो गया। ये हो गया मध्यवर्ती वस्तुएं, इसमें कितने की लगी हैं? 2600 की लगी हैं। इसका मतलब आपका जो मूल्य वर्धित हुआ है ना, वो 1000 रुपए होना चाहिए, क्योंकि कुल उत्पाद 3600 और आपकी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 2600। तो ये कितना ज्यादा है? 1000 रुपए है। आप इनको जोड़ सकते हो, 400, 200, 600, 200, 800, 200, 1000। तो ये आपका मूल्य वर्धित हो गया। ये जो है वो मूल्य वर्धित का सकल जोड़ है, यानी ये सकल मूल्य वर्धित है। और या कहें कि ये ही जो है ना सकल जीडीपी के बराबर है आपका। ठीक है बेटा। तो इसकी सहायता से आप आगे जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेप बता चुका हूं, और आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है। अब सावधानियां क्या बरती जानी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। उत्पाद विधि में या मूल्य वर्धित विधि में क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? उत्पाद विधि की सावधानियां, देखिएगा। पहली सावधानी जो है वो है, एक तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाए। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाए। क्यों शामिल नहीं किया जाए बताइए भाई? क्यों? क्योंकि एक कार हमने 2005 में खरीदी थी, उसको हमने 2023 में जो है सेकंड हैंड कार को 2 लाख रुपए में बेच दिया। तो क्या वो 2 लाख रुपए नेशनल इनकम में शामिल होगा? बताएं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वो कार हमने 8 लाख रुपए में खरीदी थी ना 2005 में, तब उसके मूल्य को हमने राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया था, जिसमें ये 2 लाख शामिल था ही था। तो इसको हम दोबारा जो है शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये 8 लाख रुपए की कार 2005 में थी, इसका मूल्य शामिल हो गया। अब जो है इसके बीच में ओएलएक्स आ गया, बेच दे। ओएलएक्स पे बेच दे, सुना होगा कई बार। ये मीडिएटर है। ओएलएक्स कौन है? मीडिएटर है, दलाल है, ब्रोकर है। ये आपकी पुरानी कार को बिकवा रहा है, और बिकवाने की एवज में आपसे 2000 रुपए कमीशन के ले रहा है। किसके ले रहा है? कमीशन के ले रहा है। ये कमीशन जो है ना, वस्तु नहीं है। ये कमीशन क्या है? सेवा का मूल्य। ये काम कर रहा है। ओएलएक्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है, और काम के बदले में पैसा ले रहा है। इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस करता है, उसके बदले में पैसा ले रहा है। टीचर जो है वो टीचिंग का काम कर रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है। वो सेवाएं हैं। तो ये जो सेवाएं जो होंगी ना, पुरानी वस्तुओं को बेचने में दलाली वगैरह का जो चार्ज लिया, कमीशन वगैरह का जो चार्ज लिया, वो शामिल होगा, होगा और होगा।
ये ध्यान रखें, पुरानी वस्तु को बेचने पर जो पैसा प्राप्त होगा ना, वो शामिल नहीं होगा, लेकिन कोई मीडिएटर है जो बिकवा रहा है बीच में, कोई बिचौलिया है, दलाल है, वो बिकवा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो बिकवाने के नाम के ले रहा है कि मैंने बिकवाई। तो ये पुरानी वस्तु में दलाली और कमीशन को मूल्य वर्धित में शामिल किया जाता है। एक जो है जितने भी आपके उत्पादक उद्यम हैं, वो खुद के लिए जो उत्पादन करते हैं ना बेटा, खुद के लिए उत्पादन करते हैं, उसको भी शामिल किया जाएगा। उसको भी शामिल किया जाएगा। क्यों? अगर वो खुद के लिए उत्पादन नहीं करते ना, तो वो कहीं और से खरीद के लाते, खुद के लिए जरूरत तो पड़ेगी ना, उपभोग तो करेंगे ना, तो उसको खुद के लिए शामिल किया जाएगा। अगली बात बता चुका हूं, मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है उसको शामिल नहीं किया जाता। घरेलू उपभोग जो है, घरेलू उपभोग को शामिल किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता जो है वो खरीदेगा। मकान है हमारा और हम ही इसमें रह रहे हैं, इसका किराया जो है वो किराया इसमें शामिल होगा, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो इसको किराए पे देंगे, और हम कहीं और रहेंगे तो हम किराया दे के रहेंगे, इसलिए उसका किराया जो है इसमें शामिल किया जाता है। और एक चीज है, स्व उपभोग के लिए जो वस्तुएं खरीद रहे हैं ना, उनको तो शामिल किया जाता है, लेकिन स्व उपभोग के लिए जो सेवाएं हैं ना, उनको शामिल नहीं किया जाता। अब आप सोचेंगे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? स्व उपभोग वाली सारी चीज वस्तुएं शामिल कर ली, खुद के उपभोग के लिए हमने खरीदा। मैंने अभी अभी चाय पी, इस चाय को पीने के लिए हम चीनी लेके आए थे। क्या लेके आए थे? चीनी लेके आए थे। दुकान से हम क्या लाए थे? दूध भी लाए थे। हमने जो है ना ताज चाय पत्ती भी लेके आए थे। इसके अंदर जो है हमने अदरक भी डाली थी। इसके अंदर हमने हो सकता है नहीं डाली हुई, लेकिन बताने में क्या जाता, इलायची डाली थी। ये सारे सामान खरीद के लाए, ये सारे सामान खरीद के लाए, तो इसको जो है हम इसमें शामिल करेंगे, मूल्यवृद्धि में शामिल करेंगे। लेकिन स्व उपभोग के लिए जो सेवाएं हैं, माँ ने जो चाय बनाई ना, तो उस चाय बनाने का जो कार्य है उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मूल्य की गणना करना ठीक ठीक पता नहीं चलता है कि वो जो चाय बनाएगी उसको बनाने का जो है वो कितनी कीमत होगी। इसलिए स्व उपभोग के लिए जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं, तो वो जो है स्व उपभोग के लिए दी गई सेवाएं जो है वो मूल्यवृद्धि में शामिल नहीं होंगी। हाँ, यही सेवाएँ मैं जाके कहीं और दुकान पे जो है, किसी की बड़ी दुकान पे, होटल पे जाके मैं उनको कहता हूँ कि मैं चाय बनाने का एक्सपर्ट हूँ, मैं वहाँ पे जाके चाय बनाऊँगा और उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, वो शामिल होगा। लेकिन खुद के उपभोग के लिए अगर चाय बनाई जा रही है, तो उसकी सेवाएँ जो हैं वो शामिल नहीं होंगी। ये बात हो गई इसकी सावधानियाँ। एक होती है दोहरी गणना। इसके अंदर दोहरी गणना की संभावना रहती है। उत्पाद विधि में या मूल्य वर्धित विधि में दोहरी गणना की संभावना रहती है। दोहरी गणना का मतलब ये होता है कि किसी भी मूल्य की गणना एक से ज्यादा बार हो जाए। किसी भी मूल्य की गणना एक से ज्यादा बार हो जाए। कैसे? कि मान लीजिए 200 रुपए का आटा खरीदा, बेकर के पास वो वस्तु 400 रुपए की हो गई, दुकानदार के पास वो वस्तु 600 रुपए की हो गई, तो हमने 200 भी जोड़ दिया, 400 भी जोड़ दिया, 600 भी। तो भैया ये तो पहले जुड़ चुका था, ये जुड़ चुका था, तो हम तो केवल 600 को देखेंगे ना। तो इस विधि में जो एक से ज्यादा बार अगर मूल्य की गणना हो जाए, तो उसको दोहरी गणना कहते हैं। और दोहरी गणना से अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, जो एक्चुअल में सही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इस व्यवस्था से कैसे बचा जाए? इसके लिए यही है कि अंतिम उत्पाद विधि अपना ली जाए। क्या विधि अपना ली जाए? अंतिम उत्पाद, यानी वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम उत्पादन हो रहा है ना, उनका मूल्य जोड़ दो। या फिर कौन सी विधि अपना लें? मूल्य वृद्धि विधि अपना लें। कहने का मतलब जो अंतिम मूल्य वृद्धि हुई है उसको जोड़ लें, तो आपका जो है दोहरी गणना से बचा जा सकता है। प्रश्न ये बनता है कि दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि काम में ली जा सकती है? तो अंतिम उत्पाद विधि काम में ली जा सकती है, मूल्य वृद्धि विधि जो है वो काम में
ली जा सकती है। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उनको बाद में मैं आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करें। तो ये हो गई आपकी उत्पाद विधि या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बेटा। अब हमारा जो आता है उसको कहते हैं बेटा इनकम मेथड। कौन सी विधि कहते हैं? इनकम मेथड या आय विधि। आय विधि वह विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में उत्पादन के जितने भी प्राथमिक साधन हैं, उत्पादन के सारे प्राथमिक साधन या कारक कौन कौन से? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम को उनकी सेवाओं के बदले, उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले जितनी आय प्राप्त होती है, उत्पादक सेवाओं के बदले जितनी आय प्राप्त होती है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के बाद उनको जोड़ लेंगे और उससे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेंगे। उससे हम क्या कर लेंगे? राष्ट्रीय आय की गणना कर लेंगे। इसके भी स्टेप्स हैं। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले स्टेप में करेंगे उत्पादक उद्यमों की पहचान, उत्पादक उद्यमों की पहचान एवं वर्गीकरण। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में देखा था उसी तरह से उत्पादक उद्यमों की पहचान करेंगे कि ये जो उद्यम हैं, ये एंटरप्राइजेस हैं, ये सारे के सारे उत्पादक हैं, और फिर उनका वर्गीकरण कर लेंगे। वर्गीकरण कितने पार्ट्स में करेंगे? 3 भागों में करेंगे। ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है। ये पहला काम हम जो है वो ये कर लेंगे। और इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तीसरे क्षेत्र में क्या आता है। दूसरे कदम में क्या करेंगे? ये पहचान कर ली, वर्गीकरण कर ली। अब इन तीनों सेक्टर से जो भी साधन आए हैं या जो भी कारक आए जिसको हम कह रहे हैं, उसको अलग अलग अर्थ देखेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे कि साधन आय और कारक आय का अर्थ क्या है और उसका वर्गीकरण कैसे कैसे, कौन कौन सी कारक आय जो है वो है। तो अर्थ की बात करें तो कोई भी व्यक्ति द्वारा अर्जित वो आय है जो उसे अपनी सेवा के बदले में प्राप्त हो रही है। मान लीजिए किसी के पास पूंजी थी, तो उसने पूंजी के बदले में क्या प्राप्त किया? ब्याज। किसी के पास जमीन थी, भूमि थी, उसने उसके बदले में क्या प्राप्त किया? लगान, किराया वगैरह, है ना। किसी के पास श्रम था, उसने उसके बदले में मजदूरी प्राप्त की। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी कारक आय या साधन आय इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत साधन आय में हस्तांतरण भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्तियां, वजीफे, इस तरह की जो चीजें आती है ना, उनको शामिल नहीं किया जाता है। ये सरकार द्वारा दी गई सहायता है। तो कौन कौन सी कारक आय को किसमें बांट लेते हैं वो देखिएगा। आपकी जो फैक्टर इनकम है, सबसे पहले है जितने भी कर्मचारी हैं उनका पारिश्रमिक, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का जितना भी उनकी मजदूरी है, उनका वेतन है, वो सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और एक चीज आप जब पेंशन के नाम से कभी कंफ्यूज हो जाएं
कि सर ने कहा था पेंशन को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन कौन सी पेंशन को शामिल नहीं किया जाता? वृद्धावस्था, विकलांग और इस तरह की जो पेंशन है उनको शामिल नहीं किया जाता। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है ना, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जो पेंशन मिल रही है उसको शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्री में नहीं मिल रही, उस व्यक्ति ने काम किया था तो उसके काम का मेहनताना ही है, मेहनताने का एक हिस्सा है, क्योंकि उसने 60 साल तक सेवाएं, वो जब 60 साल का हुआ तब तक उसने सेवाएं दी हैं, इसलिए उसको पेंशन मिल रही है, तो उसको शामिल करेंगे। और वृद्धावस्था पेंशन के लिए उसने काम नहीं किया, मेहनत के बदले में नहीं है, वो सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं कि उनके जीवन यापन के लिए उनको दी जा रही हैं। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ये एक तरह से ये मान लीजिएगा कि वेतन ही है, इसलिए उसको शामिल किया जाएगा। दूसरा है प्रचालन अधिशेष, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष के अंतर्गत संपत्ति या उद्यमशीलता से जो लाभ वगैरह प्राप्त हो रहे हैं, संपत्ति या उद्यमशीलता से जो लाभ जो प्राप्त हो रहे हैं या उनसे प्राप्त आय है, उसको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की आय भी शामिल आएगी और इसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की आय भी आएगी। हालांकि सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो प्रचालन अधिशेष ज्यादा उत्पन्न होता नहीं है। तो कौन कौन सी मदें शामिल इसमें की जाएंगी प्रचालन अधिशेष में, वो देखेंगे हम। प्रचालन अधिशेष में कौन कौन सी मदें शामिल की जाएंगी? इसमें सारा का सारा लगान मान लीजिएगा, किराया मान लीजिएगा, कोई रॉयल्टी वगैरह है, देखा होगा ना आपने, जहां भी खान वगैरह बजरी वगैरह जो होती है वहां पे रॉयल्टी ली जाती है, वो चीजें हैं। इसके अंतर्गत ब्याज आ गया आपका, इसके अंतर्गत लाभ आ गया, लाभ के अंदर सारी चीजें आ गई, कोई भी डिविडेंड का लाभांश है, कंपनियों के निगम कर हैं, अवितरित लाभ है, ये सारे के सारे इस लाभ के अंतर्गत आ गए। तो इनको अलग से देखने की, लाभ जहां आ गया वहां पे इन तीनों को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें शामिल हैं इसके अंतर्गत प्रचालन अधिशेष में। फिर जो है मिश्रित आय के अंतर्गत आता है कुछ एक, स्वरोजगार पे लगे हुए जो लोग हैं, स्वरोजगार पर लगे हुए जो लोग हैं, जैसे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, तो उनकी जो आय है वो आपकी मिश्रित आय के अंतर्गत आती है। और एक चीज होती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय का मतलब, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब, हमने कुछ उत्पादन के साधन जो है विदेशों में लगा रखे हैं, कुछ उत्पादन के साधन जो है विदेशों वालों ने हमारे यहां पे लगा रखे हैं। तो इन दोनों का जो शुद्ध अंतर है ना, वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाएगी। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो ये दूसरी बात होगी, दूसरा चरण हो गया आपका। तीसरे चरण में जो है हम क्या करेंगे, आपकी जो भी कारक आय है या साधन आय है उसकी गणना कर लेंगे। साधन आय की गणना कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इनकम। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इनकम यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनके बाजार मूल्य के हिसाब से उनकी गणना कर लेंगे। तो ये इससे प्राप्त हो जाएगा कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय मान लीजिएगा, सकल राष्ट्रीय आय है, वो आपने ज्ञात कर ली और सकल के आधार पे बाद में जो है आप निबल ज्ञात कर लें और उसकी सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरती जानी चाहिए। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आ, हम लोग देखे हैं पहले कि इसमें कर्मचारियों का वेतन वगैरह, साधन आय में वेतन वगैरह शामिल होता है ना, तो पहली बात तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान। कौन से भुगतान कहते हैं बेटा, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, उसको शामिल नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में, उसको शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतान बेरोजगारी भत्ता मान लीजिएगा, वृद्धावस्था है, छात्रवृत्तियां हैं, कुछ जेब खर्च के लिए दिया जाता है, बच्चों को आपको दिया, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को दिया 10 रुपए, और बाहर बेटा वो जो पानी पूरी वाला आया ना वहां से खा लो,
वो भी ट्रांसफर पेमेंट है एक तरह से, क्योंकि उसके बदले में हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, उसके बदले में आपसे मजदूरी नहीं करवा रहे हैं, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें वापस से मैं बता रहा हूं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है, रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं, रिटायर्ड फौजी जो हैं, उनको जो पेंशन मिल रही है उसको शामिल करेंगे, क्योंकि वो खैरात नहीं है, उसके बदले में उसने पहले सेवाएं दे चुका है। दूसरी बात, जितने भी गैर कानूनी कार्य हैं, जितने भी गैर कानूनी कार्य हैं, जुआ सट्टा वगैरह, मान लीजिए कोई जुआ खेल के जो है पैसा कमाया है, इलीगल जुआ, कोई स्मगलिंग करके सामान लेके आया है, उसको बेचा है, वो चीज, किसी ने चोरी कर ली, उससे पैसा कमाया है, वो चीज, इनको शामिल नहीं करेंगे। तीसरी बात, पुरानी वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे। आपने आप टीवी खरीदा था 10,000 में किसी जमाने में, आज उसको आप 2,000 में बेच रहे हो, तो इस 2,000 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से 10,000 रुपए आपकी नेशनल इनकम में शामिल हो गया था। लेकिन फिर से बताऊं, ये 10,000 का टीवी आपने 2,000 में बिकवाया, बीच में भाई साहब कोई थे, इसको कहेगा देख तेरा टीवी जो है ना, वैसे तो 1,000 रुपए का है, लेकिन 2,000 में बिकवा दूंगा, मुझे कमीशन दे। कितना? 200 रुपए। भाई साहब ने कमाया कितना? 200। ये जिसने खरीदा उसको कह रहे हैं देख, टीवी तो है 3,000 को, लेकिन तुझे दिलवा दूंगा सस्ता 2,000 में, थोड़ा बहुत मुझे कमीशन दे। क्या कितना? क्या 300। तो ये 300 और 200 सेवाओं के बदले में है। क्या है? सेवाओं के बदले है। तो इसको शामिल किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। और एक पॉइंट इसमें आता है, इसको दिमाग में रखना, शेयर और बॉन्ड्स जितने भी बेचे जाएंगे, शेयर और बॉन्ड्स जितने भी बेचे जाएंगे, उनसे प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे उत्पादन नहीं हो रहा है। इनसे उत्पादन नहीं हो रहा है, एक तरह की कागजी कार्रवाई है ये। मकान मालिक जिस मकान में, खुद के मकान में रह रहा है, उसके किराए को शामिल किया जाएगा। क्यों? वो अगर किसी दूसरे को देता तो किराया मिलता, उसके मकान में कोई रहता या वो कहीं और रहता तो उसको किराया देना पड़ता। स्वयं उपभोग की मूल्य जो वस्तुएं हैं, स्वयं उपभोग की वस्तुएं हैं, उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर हमें कोई वस्तु की जरूरत है और वो हम जो है खुद उत्पादन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं और से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये बताया, स्वयं उपभोग की जो सेवाएं हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। अब बात आती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रत्यक्ष कर। इसको शामिल किया जाता है क्या? अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आय विधि में इसको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। देखिएगा, आय विधि में हम जो है ना, कारक लागत की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? कारक लागत और साधन लागत। तो साधन लागत पर जो राष्ट्रीय आय होती है ना, उसमें अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष करों को कब शामिल किया जाता है? बाजार कीमत पर, क्योंकि ये चीज बाजार में जाएगी ना, तब लगेंगे टैक्स। तो ये दिमाग में रखना, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय जो है उसमें अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता, बाजार कीमत पर इनको शामिल किया जाता है। अब बात आती है निगम कर, लाभांश, अवितरित कर। इनको अगर राष्ट्रीय आय में लाभ को शामिल कर लिया है, तो इनको शामिल करने की जरूरत नहीं है। और लाभ का जिक्र नहीं आता है तो इन तीनों को शामिल करेंगे, क्योंकि ये तीनों मिला के ही लाभ होता है, ये तीनों मिला के ही लाभ होता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, उनकी तनख्वाह है, उनका वेतन है, उसको शामिल करते ही करते हैं। और कुछ एक कर जो हैं, जैसे मृत्यु कर है, उपहार कर है, संपत्ति कर है, या आकस्मिक लाभों पर कर जो है, इनको जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पिछली संपत्तियों पर होते हैं, उस साल वाली संपत्तियों पर नहीं होते हैं। तो ये आपकी आय विधि हो गई बेटा। कौन सी विधि हो गई? आय विधि हो गई। जस्ट मिनट, कितने मिनट का वीडियो हुआ ये? चलिए, अब ज्ञात करेंगे, हम बात करेंगे व्यय विधि की।
एक्सपेंडिचर मेथड। वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर जो भी आपका सकल घरेलू उत्पाद था, उसके ऊपर किया गया जितना भी व्यय है, किया गया जितना भी व्यय है, चाहे वो उपभोग के रूप में है या किसी अन्य रूप में है, उस व्यय को जोड़ लेते हैं, अंतिम व्यय जो है उसको जोड़ लेते हैं, और वो ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वो ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें कौन से व्यय को जोड़ते हैं? अंतिम व्यय। किसको जोड़ते हैं? अंतिम व्यय जोड़ेंगे। अंतिम व्यय का मतलब एक वस्तु है। मान लीजिए आप बहुत सारे बिस्किट खरीदे आपने, और दुकान वाला कहता है कि भैया जी आपने ये जो बिस्किट खरीदे हैं ना, इनकी कीमत है 5,000 रुपए। ये तो अंतिम व्यय है, इसको जोड़ लिया, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। लेकिन वो ये उसके बाद में आप ये इसको घर लाके जोड़ने लग जाएंगे, 5,000 रुपए तो बिस्किट खरीद लिए, और वो दुकान वाला जो जहां से लेके आया था ना, तो बीच में जो है ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लिया था 200 रुपए। वो दुकान वाला जो खरीद के लाया था उसके ऑटो के लगे थे, तो 200 इसमें वो भी जोड़ दो। अरे इसमें इतना मैदा लगा था 3,000 रुपए का, वो भी जोड़ दो। नहीं, ये आपसे वसूल कर लिया उसने, ये 200 रुपए भी जोड़ लिए, 3,000 रुपए भी जोड़ लिए, सारा जोड़ के आपसे अंतिम व्यय जो है वो ये है, इसको जोड़ लिया। तो अंतिम व्यय जो है उसका जोड़ है, उसके आधार पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे। इसके भी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान कौन व्यय करता है? सबसे ज्यादा तो व्यय करता है परिवार क्षेत्र, गृह क्षेत्र जिसको कहते हैं हाउस होल्ड। दूसरा करता है उत्पादक क्षेत्र, क्योंकि उनको भी तो सामान की जरूरत पड़ती है ना। और एक सेक्टर और करता है सरकार वाला। चौथा शेष विश्व का जो क्षेत्र है वो। अगर फोर्थ सेक्टर आपकी इकोनॉमी है, तो इसमें ये अंतिम व्यय करने वाली हैं इकाइयां। परिवार क्षेत्र, उपभोग के तौर पर उत्पादक क्षेत्र को भी सामान खरीदना होता है, सरकार भी जो है बहुत सारे सामान खरीदती है, शेष विश्व को भी हम जो है एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, बहुत सारे सामान खरीदते हैं, तो वो सारा व्यय जो है उसको कर लेंगे। तो पहली में क्या है कि अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। अब जो है अंतिम व्यय का वर्गीकरण कर लेंगे। अंतिम व्यय का क्या कर लेंगे? वर्गीकरण, कि कैसे कैसे अंतिम व्यय होता है। तो वर्गीकरण में हम क्या करेंगे? एक तो अंतिम उपभोग व्यय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अंतिम उपभोग व्यय निकाल लेंगे। और एक अंतिम निवेश व्यय निकाल लेंगे। अंतिम उपभोग और अंतिम निवेश। परिवार जो करेगा वो अंतिम उपभोग है। ये उत्पादक क्षेत्र वगैरह जो है वो क्या करेंगे? अंतिम निवेश। बाकी सरकारी व्यय वगैरह सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये जो है अंतिम व्यय का वर्गीकरण कर दिया हमने। अब अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत क्या आ गया? निजी व्यय। एक तो निजी व्यय और एक सरकारी अंतिम व्यय। जो आपका उपभोग है ना, उसमें एक तो पर्सनल लोगों ने किया, दूसरा सरकार ने किया। और अंतिम निवेश व्यय में क्या क्या हो गया वो मैं आपको जब इसकी डिटेल बताऊंगा तब बताऊंगा। उसके अंतर्गत सकल स्थायी पूंजी निर्माण आ गया, स्टॉक में चेंज आ गया, निवल निर्वात आ गया, निर्यात आ गया, नेट एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है वो आ गए। इसकी डिटेल में थोड़ी सी बात करूंगा मैं, क्या क्या होता है। अभी तीसरे स्टेप की बात एक बार कर लेते हैं। आप दूसरे स्टेप में तो केवल इतना सा कर दें कि इनका वर्गीकरण कर लेंगे कि अंतिम उपभोग व्यय हो गया और अंतिम निवेश व्यय हो गया। तीसरा स्टेप आपका जो है वो ये है कि जितने भी आपने अंतिम व्यय किए थे उनका वर्गीकरण करने के बाद में उस अंतिम व्यय का कैलकुलेशन कर लेंगे, अंतिम व्यय की गणना कर लेंगे, अंतिम व्यय की गणना कर लेंगे। और गणना में आप बात करेंगे कौन कौन सी गणना हम करेंगे। सबसे पहली गणना तो करेंगे जो कैलकुलेट वर्गीकरण किया था ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नंबर एक, आपने देखा था अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग
व्यय। और इसके अंतर्गत दो चीजें देखी थी। इसमें सकल घरेलू उत्पाद का जो आपका अंतिम व्यय है उसका वर्गीकरण कर लिया था। अब जो है उसके उपभोग व्यय की हम करेंगे बेटा क्या कैलकुलेशन। दो पार्ट्स में इसमें देखा था हमने, एक तो निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय, जस्ट अ मिनट। निजी अंतिम उपभोग व्यय का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता परिवार जितने भी हैं, उपभोक्ता परिवार हैं, वो क्या करते हैं कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं खरीदते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते हैं। और उन अर्ध टिकाऊ और उपभोक्ता वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है, जो अंतिम बिक्री उसकी हो रही है, उस पे जो खर्च किया जाता है उसको जो है बाजार मूल्य से गुणा कर लेते हैं और उससे उनका मूल्य निकल जाएगा और उसको जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। कौन सा? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का मतलब सरकार जो खरीद रही है वो, इस साल में जो भी उत्पादक वस्तुएं जो है सरकार ने खरीदी, वो सरकार ने सेवाएं खरीदी। सरकार ने क्या है, केवल वस्तुएं नहीं, सरकार ने सेवाएं भी खरीदी हैं, कर्मचारियों की सेवाएं। कर्मचारियों से बैंकिंग का काम करवाया, तो उसके बदले में सरकार ने क्या दिया, पैसा दिया ना, वेतन के तौर पे, पारिश्रमिक के तौर पे। तो वो भी जो है इसमें शामिल हो जाएगा। सरकार ने विदेशों से कुछ खरीदा, कहां से खरीदा, विदेशों से कुछ खरीदा, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय आ गया इसमें, सरकारी और निजी दोनों आ गए। अब बात करते हैं निवेश वाले की। क्या बात करते हैं? निवेश की, अंतिम निवेश व्यय। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? अंतिम निवेश व्यय की बात करें तो उसमें सबसे पहली बात करते हैं कि आपकी सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि घर के लिए निर्माण पर जो किया गया खर्च है, मकान बनाया, मकान बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ी, स्टील की जरूरत पड़ी, ईंटों की जरूरत पड़ी, लेबर की जरूरत पड़ी, इन सबको जो है कीमतों से गुणा करके निकाल लेंगे। नया मकान खरीदा है या कोई अचल संपत्ति खरीदी है, निर्माण स्तर पर जो चालू काम हो रहा है वो है, कुछ पूंजीगत मरम्मतें वगैरह जो हैं वो हैं, इन चीजों को हमने जो है निर्माण पर व्यय के रूप में, वो हमने जहां पे पूंजी का निर्माण किया है, वो सारे के सारे जो है वो निवेश खर्च हैं। मशीनरी पर खर्च हो गया, मशीनरी पर किया गया व्यय है, ये भी निवेश पे व्यय है। स्टॉक में जो चेंज हुआ है, स्टॉक को बढ़ा दिया हमने, वो भी आपका निवेश व्यय है। तो ये बात आपकी जो है पूंजी निर्माण की हो गई। अब जो है हमने ये कहा था विदेशों वाला जो है, तो जो निवल निर्यात है ना, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। निवल निर्यात का मतलब, निवल निर्यात का मतलब ये है, ये कह सकते हैं कि आपने निर्यात कितना किया, उसमें से आयात को घटा दो। निर्यात कितना किया और उसमें से आयात को घटा दो। तो ये जो होगा निर्यात को आयात, निर्यात में से आयात घटाने पर उसको कहते हैं शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट या निवल निर्यात। निर्यात का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं भेजना या सेवाएं भेजना। एक देश से दूसरे देश में वस्तु या सेवाएं बेचना जो है वो क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अब सेवाएं कैसे बेची जाती हैं? मान लीजिए मैं अपने वीडियो जो है वो विदेश में, पाकिस्तान में भेज रहा हूँ, अफगानिस्तान में भेज रहा हूँ, नेपाल में भेज रहा हूँ, भूटान में भेज रहा हूँ, और वहां से उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। या फिर एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट है, और एयर इंडिया की फ्लाइट चूंकि इंडियन है और उसमें विदेशी यात्रा कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उस विमान की सेवाएं दे रहे हैं ना, उनको बेच रहे हैं, इसलिए वो आपकी सेवाएं जो है वो निर्यात के अंतर्गत आती हैं, सेवाओं का निर्यात। और इसी प्रकार आयात की बात आती है कि हम कहीं विदेशों से कोई लेक्चर जो है वो परचेज कर रहे हैं, या किसी दूसरे देश की जो वायुयान की सेवाएं हैं उसमें हम बैठ के उनको भेज रहे हैं, तो वो आपका जो है विदेशी निवेश जो है उसके अंतर्गत आ जाता है। और इसके आधार पर जो है हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद
ज्ञात कर लेंगे। बाजार कीमत पर क्या ज्ञात कर लेंगे? जीडीपी ज्ञात कर लेंगे। इसके आधार पे बाजार कीमत पर जीडीपी ज्ञात कर लेंगे और बाजार कीमत पर जीडीपी ज्ञात करने के बाद में आपको पता है कि उसके बाद में क्या क्या करना। जीडीपी की सहायता से हम जीएनपी ज्ञात करेंगे, जीएनपी की सहायता से एनएनपी ज्ञात कर सकते हैं, लास्ट में फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करेंगे और फिर ये कहेंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारी राष्ट्रीय आय होगी और राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। व्यय संबंधी जो बातें हैं उसकी जो कठिनाइयां हैं थोड़ा बहुत उनका देख लें, क्या क्या सावधानियां कठिनाइयां जो हैं व्यय संबंधी। उनमें एक तो बात है कि अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए, केवल अंतिम व्यय को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम व्यय को शामिल नहीं करके दूसरे शामिल कर लेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? दोहरी गणना की बात आएगी कि दो तीन जगह से जो है हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। फिर जो है मध्यवर्ती व्यय को शामिल नहीं किया जाता। तीसरी बात, पुरानी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। बता चुका हूं, वही चीजें रिपीट हैं। पुरानी वस्तुओं को क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि हम उनको पहले कर चुके हैं। शेयर और बॉन्ड की बात मैं आपको बता चुका हूं, उन पे हैं। सरकार के हस्तांतरण भुगतान वगैरह हैं, अरे सरकार के हस्तांतरण भुगतान जो है उनको शामिल नहीं करते, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो पेंशन वगैरह है उनको शामिल किया जाता है। अब एक बार थोड़ा सा जो है मैं इसको वापस से रिपीट करके देखूं। 56 मिनट ही तो हुए हैं अभी तो। अब एक बार डिटेल से जो है इनको देखें, कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाना है और कौन कौन सी चीजों को शामिल नहीं किया जाना है। भले ही आप लिस्ट बना लें। जिनको शामिल नहीं किया जाना है उनकी लिस्ट। पहला बिंदु संक्षेप में बताऊंगा, पुरानी वस्तुएं, इनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक और याद रखना, इसमें जो दलाली वगैरह है ना, ब्रोकर की, बिचौलिए की, उसको शामिल किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है और इसको शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, वित्तीय सौदे जितने भी हैं, बॉन्ड्स और शेयर्स, बॉन्ड्स और शेयर्स को बेचने पे जो प्राप्त होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। तीसरी बात, गैर कानूनी सेवाएं, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। गैर कानूनी क्रियाएं जितनी भी हैं, इलीगल एक्टिविटी जितनी भी हैं, चाहे जुआ है, चाहे चोरी है, चाहे स्मगलिंग का सामान है, उसको शामिल नहीं किया जाता। और इसी के अंतर्गत, हालांकि इसने अलग से लिख रखा है, काला धन, उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। अप्रत्याशित लाभ हो गया, पूंजीगत लाभ हो गया, कहने का मतलब इमारतों से, भूमि, शेयर्स आदि की कीमतों में वृद्धि हुई अचानक से, अप्रत्याशित लाभ। आपके जो जमीन है उसकी कीमत में अचानक से वृद्धि हो गई, तो वो जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, आपके उत्पादन कर, वो बाजार कीमत को बढ़ाते हैं। वो क्या बढ़ाते हैं बेटा? बाजार कीमत को बढ़ाते हैं, तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो हमारी फैक्टर कॉस्ट पे होती है ना, इसलिए इनको शामिल नहीं करते हैं। छात्रवृत्ति शामिल नहीं करते हैं। विदेशों से जो उपहार प्राप्त हो रहे हैं, विदेशी उपहार, इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उपहार एक तरह का हस्तांतरण भुगतान है। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसको शामिल नहीं करते हैं। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, इसको शामिल नहीं करते हैं। सुनामी पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता है, नहीं शामिल करेंगे। बच्चों को दिया गया जेब खर्च, शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो है, एक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज की बात आती है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तो इसको यह माना जाता है कि पारंपरिक धारणा के अनुसार राष्ट्रीय ऋण जो है उपभोग के लिए लिए जाते हैं। किसके लिए लिए जाते हैं? उपभोग के लिए लिए जाते हैं।
इसलिए इनको हस्तांतरण भुगतान एक तरह से मान लिया जाता है, तो इनको जो है वो शामिल नहीं करते हैं। मृत्यु कर, उपहार कर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, तो इनको शामिल नहीं करते हैं। तो ये चीजें तो जो थी वो आपकी नहीं शामिल करने वाली बात आ गई। अब कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल किया जाता है। एक तो स्वयं को उपभोग की वस्तुएं हैं, स्वयं उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। दलाल का कमीशन मैं पहले बता चुका हूं, दलाल का कमीशन शामिल किया जाता है। सैनिकों की या सुरक्षा संबंधी सेवाएं हैं, उनको शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, भले वो निशुल्क हैं, सरकार द्वारा निशुल्क सेवाएं सेवाएं हैं, इनको शामिल करेंगे। निशुल्क सेवाएं कौन सी? जैसे सड़क पे चलने के आपसे पैसे नहीं ले रहे, सरकार आपको निशुल्क चिकित्सा दे रही है, उससे पैसे नहीं ले रहे, लेकिन ये राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। सड़क की रोशनी पर किया जाने वाला खर्च जो है वो आपको निशुल्क मिलता है। फिर और क्या शामिल किया जाता है? अभिनेता की आय, सिंगर की आय, टीचर की आय, डांस करने वाले की आय, ये सारी शामिल की जाती हैं। लाभांश को शामिल किया जाता है, निगम कर को शामिल किया जाता है, अवितरित लाभ को शामिल किया जाता है। अब आप कहेंगे थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे इनको करेंगे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तीनों को कर लिए ना, तो लाभ को अलग से करने की जरूरत नहीं है, और लाभ को कर लिया तो इन तीनों को अलग अलग, यानी ये तीनों मिला के ही लाभ बनते हैं। सेवानिवृत्ति पेंशन है, सेवानिवृत्ति पेंशन है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ कोई है और उससे हमने काम करवाया है, तो वो जो है विदेशी सेवाओं में आ गया, तो उसको भी शामिल करेंगे। स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति जो है, उनकी आय जो होगी उसको शामिल करेंगे। बस लगभग चीजें जो है वो आपकी इसके अंतर्गत आ गई हैं। इतना ही है। नेक्स्ट एक वीडियो इसमें और बनाना पड़ेगा, जो बची कुछ चीजें रह गई हैं वो इसमें बना देंगे। कुछ एक चीज ऐसी हैं जो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आध बार, शायद पिछली बार एक आध प्रश्न पूछा गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा इसको एक वीडियो और बना देंगे, जिसमें बची खुची सारी चीजें राष्ट्रीय आय से संबंधित आ जाएंगी। 1 घंटे का वीडियो आपका और बन जाएगा। मिलते हैं कल, बाय।